गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी तक जो हम लोग लेसन कंप्लीट कर चुके थे, रिप्रोडक्शन वाला लेसन कंप्लीट कर चुके थे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है इसका? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आज हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज एक ही शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ, जो कि एग्जाम में इस क्लास से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आना मस्ट होता है। ठीक है, और ये दो से तीन क्वेश्चन एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इतना इंपॉर्टेंट अगर हो जाता है, ठीक है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आई होप आप लोग ने पिछला क्लास हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस था रिप्रोडक्शन का, उसको अच्छे से आप लोग देख लिया होगा, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और फिर गैमेट का कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ लिए थे नोट्स के साथ। आई होप उसका आप लोग नोट्स ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, और जो लोग अभी तक वो लेसन को, वो क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो जाइए और उस लेसन को अच्छे से वॉच कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर और आके इसको लेसन को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप किसी को डाउट होगा नहीं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन करना, हैज टू हैज इस पेरेंट्स को, उसी को हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, सेम टू एज पेरेंट्स, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। उसी से रिलेटेड अपने आसपास की सोसाइटी में बहुत सारे बातें चलते रहती है, चलिए उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अभी उस पर भी हम लोग बात करने जाएंगे कि क्या क्या चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हेल्थ कैसा है, मतलब हेल्थी कैसा है अपने नेचर में। तो WHO का माना जाए, WHO का आप नाम सुने होंगे, जैसा कोविड अभी चला था तो उसमें बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। WHO हर जगह सुने, कहाँ WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये गारंटी के साथ हम बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म आ जाएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। तो आप बताएंगे क्या वहाँ पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताएंगे इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? WHO के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात किसी को डाउट होने नहीं चाहिए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। अगर अकॉर्डिंग टू WHO की माने, WHO ये बताता है कि अगर कोई पर्सन है वो हेल्थी कैसे है, ठीक है, हेल्थ वो कैसे है, हेल्थ पर्सन कैसे है, तो उसमें 3 कंडीशन होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या, वो फिजिकली हेल्थ हो, ठीक है, मेंटली हेल्थ हो, मतलब इमोशनली वो किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, या फिर वो सोशल में भी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो, तो वो पर्सन क्या होगा? हेल्थ होगा, मतलब हेल्थ ही होगा। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि हम ही हैं, ठीक है, अब ऐसा अगर हम कहें कि हम हेल्थ कैसे हैं, हेल्थी कैसे हैं, ठीक है, तो मेरे 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। अगर वो 3 एक्सेप्ट फॉलो हो रहा है मेरे अंदर, तो हम कह सकते हैं क्या, मैं हेल्दी हूँ। ठीक है, जैसे क्या, मैं फिजिकली हेल्थ हूँ, ठीक, मैं फिजिकली एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, हम कोई मेंटली प्रॉब्लम ना होने, मतलब कोई इमोशनल प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब किसी प्रकार का कोई टेंशन ना होना चाहिए। ठीक है, तब हम जाके हेल्थी हुए। या फिर बात कर लें किसकी, सोशल से, मतलब क्या, जैसे होता है ना कि कोई सोसाइटी है तो बगल वाले पड़ोसी से क्या होता है, आनाकानी होने लगता है। ठीक है, तो उससे बहुत सारे टेंशन होते रहते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे हैं, मेरे पीठ पीछे जाके कुछ और कहेगा, तो ऐसा कुछ होता है ना इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, तो वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर हो जाता है। ठीक है, तो WHO ये कहता है, इट इज ए टोटल वेल बींग्स ऑफ ऑल द एक्सेप्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, इमोशन बिहेवियर एंड सोशल। अगर ये चारों एक्सेप्ट जिसके अंदर दिख रहा है, या फिर हम कहें कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल एक्सेप्ट दिखते हैं किसी पर्सन के अंदर, तब हम कह सकते हैं क्या, वो टोटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मतलब टोटली वो स्वस्थ है। कहने का मतलब ये, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई पर्सन है, उसके अंदर ये इसमें से कोई भी एक एब्सेंस हो गया, मतलब फिजिकली वो फिट है, इमोशनली फिट है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, मतलब उसका रहने का कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब किसी से बात व्यवहार करने का तौर तरीका उसको नहीं पता है, तो कह सकते हैं क्या, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है। या फिर कहें सोसाइटी में उसका कोई मतलब बहुत सारा दिक्कतें हैं सोशल में उसका, ठीक है, तो तभी भी कह सकते हैं क्या, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं है। तो WHO का एक नॉर्मल सा
डिफिनीशन है कि कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब वो हेल्थी कब है, तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज ए टोटली वेल बींग्स ऑफ ऑल द एक्सेप्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल वेलफेयर। अगर ये कंडीशन ये फॉलो करता है तो क्या है वो रिप्रोडक्टिव मतलब वो हेल्थ पर्सन है। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग क्लियर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट ऑल द एक्शन एंड प्लान टू अटेंड द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोशल गोल्स। अगर हम बात करें कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो इंडिया सबसे पहला कंट्रीज था जो ये प्लान को परफॉर्म किया था, जो प्लान का नाम था जिसको कहते हैं, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया। ठीक है, उसका नाम था, हम बता सकते हैं उसका नाम था फैमिली प्लानिंग। क्या नाम था उसका? फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1951 के आसपास में ये हुआ था, 1951 के आसपास में। ठीक है, ये प्रोग्राम इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फिर इसको नाम को इंप्रूव किया गया और इसका नाम रख दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या बोल दिया गया इसको? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। 1971 के आसपास में इसका नाम इंप्रूव कर दिया गया था। एनसीईआरटी आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि इंडिया सबसे पहला, ये फैक्ट है, ये आपको बस इस तरह मतलब बात करके रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री हुआ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के थ्रू प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि पहला प्रोग्राम था। नाम क्या रखा था इसका? फैमिली प्लानिंग। ये आप लोग को याद करके रखना है कि फैमिली प्लानिंग किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? तो इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था। किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था 1951 में, जिसमें ये बताया गया था कि फैमिली में जो बच्चे हैं उसको कैसे प्लानिंग किया जाए, मतलब इसके आसपास। फिर इसका नाम इंप्रूव किया गया, नाम इसका इसी का नाम इंप्रूव करके रख दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से इसको रख दिया गया था। फिर अगर आगे देखते हैं तो आता है एमिनोसिटोसिस। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो कोई मदर है, जैसे पहले क्या होता था, अल्ट्रासाउंड के थ्रू या फिर एक प्रोसेस होता था जिसके टेक्निक के नाम थ्रू, इससे ये पता कर लिया जाता था कि जो भी मदर के अंदर फीटस डेवलप कर रहा है, जो भी बेबी डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका मतलब किस सेक्स से वो बिलोंग कर रहा है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, मतलब पहले के लोग मतलब ये इस टेक्निक के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता था कि ये जो बेबी डेवलप हो रही है मदर के फीटस में, ठीक है, फीटस जो है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता था? तो जो भी क्रोमोसोमल ठीक है, जो भी फीटस है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो फीटस डेवलप होता रहता है बेबी के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। उसी के थ्रू ये डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये किस सेक्स से बिलोंग कर रहा है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं एमिनोसिटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कुछ उस समय बहुत अच्छे से ये लॉन्च हुआ था इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में, और बहुत अच्छे से इसका तेजी देखा गया, लेकिन कुछ समय के बाद इसका मिसयूज देखने को मिल गया। मिसयूज मतलब क्या? अभी इस पे भी बात कर देंगे, आगे आएगा, एमटीपी के नाम से जिसको जाना जाता है। इस पे मिसयूज होने लग गया। मिसयूज का इन द सेंस क्या होने लग गया कि जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो पहले ही आइडेंटिफाई करवा लेते थे कि जो भी बेबी डेवलप कर रहा है वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इन द केस अगर मेल है, ठीक है, मेल बेबी है, तो उसको सर्वाइव करने देते थे। ठीक है, अगर वो फीमेल हो गई तो उसको क्या करते थे? एबॉर्शन करवा देते थे, या फिर ओरल पाइल्स देके उसका डेथ करवा देते थे। तो इस तरह से सोसाइटी में जो इंडिया का या फिर और ओवर वर्ल्ड का देखा जाए तो जो सेक्स रेशियो मेल वर्सेस फीमेल का बहुत कम होने लग गया, फीमेल का। ठीक है, यानी कि किसके थ्रू इसका मिसयूज होने लग गया, तो कुछ आगे समय चल के इसको बैन कर दिया गया। अभी भी इंडिया में इस हद तक बैन है कि कोई भी क्रोमोसोमल एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू उसको एम्ब्रियो को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसी में आता है बर्थ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट आता है। क्या आता है? बर्थ रेट, अगर यहां पे हम बात कर दें बर्थ
रेट और डेथ। बर्थ रेट का मतलब क्या हो जाता है कि पर ईयर कितने पर्सन का बेबी बर्थ कर रहा है और पर ईयर कितना पर्सन डेथ कर रहा है, वही बर्थ रेट और नेटेलिटी और मोर्टेलिटी के नाम से जिसको जानते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके तरफ से। एक फैक्ट है इस टॉपिक से आपको ये याद करके रखना है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन तक था 1900, ठीक है। कब था? 1900 के आसपास में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन था। फिर ये क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ के 6 बिलियन तक पहुंच गया। कब? 2000 तक। मतलब 1 डेकेड में 100 साल में ये पॉपुलेशन 2 बिलियन से बढ़कर कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया। और ओवरऑल द वर्ल्ड की बात की जा रही है। एक फैक्ट आप लोग को याद करके रखना है, इफ एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग इसको इजिली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि 2 बिलियन पॉपुलेशन कब थी? तो 1900 में थी, और 6 बिलियन पॉपुलेशन वही बढ़ के हो गई 2000 में। ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। कैसा पॉपुलेशन है? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया की बात करें, हाँ, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई थी 1947 के आसपास में, 47 में, तो उस समय हम लोग का जो पॉपुलेशन था, इंडिया का जो पॉपुलेशन था 350 बिलियन था। कितना था? 350 मिलियन था। ऑलमोस्ट बिलियन के टच में था, ठीक है। इतना पॉपुलेशन था। और आज का पॉपुलेशन देख लीजिए, चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की क्या कुछ ना कुछ तो मेथड होने चाहिए ना, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो प्रोग्राम लॉन्च की होगी कि हमारा पॉपुलेशन इतना ना बढ़े। इस पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो भी हम लोग का आसपास का जो एरिया है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन होंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? जंगल को काटा जाएगा रहने के लिए, सोसाइटी को बसाने के लिए, ठीक है। बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिला था, जो कि अभी इसको बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें से आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। क्या इसको बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। इस मेथड के थ्रू ये गवर्नमेंट के थ्रू या फिर लोगों को अवेयरनेस किया गया, मतलब उन लोगों को जागरूक किया गया कि नहीं, अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाना है क्योंकि जो भी पॉपुलेशन बढ़ेगा, कुछ कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हम लोग सोसाइटी में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो, एक तरह से इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज भी देखने को मिला कि जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हो गया। फिर हम लोग का जो आसपास के एरिया वो कवर अप हो जाए, हाई पॉपुलेशन, हाई सिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्लोगन लॉन्च किया था मीडिया के थ्रू, जिसका नाम था हम दो हमारे दो। क्या था? हम दो हमारे दो। यानी कि जो भी न्यू बॉर्न कपल्स हैं, ठीक है, जो मैरिज कपल हो गए, तो उनके क्या, वो 2 पेरेंट्स और उनके 2 बच्चे, बस इतना ही तक का पॉपुलेशन होना चाहिए था। लेकिन ये कुछ समय तक चला, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन फिर ये धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन आज के तौर में देखा जाए तो लोगों के इतना पास नॉलेज हो गया है कि हम दो हमारे दो का वाला स्लोगन लेके चले, ठीक है। फिर एक इंस्टीट्यूट है जो कि लॉन्च की थी, ठीक है, सहेली नाम का एक ओरल पाइल्स है, आगे हम लोग देखेंगे उसको भी, इसको अच्छे से डिस्कस भी किया जाएगा, जिसका नाम है सहेली, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CDRI। क्या नाम है इसका? CDRI के जो साइंटिस्ट थे वो डेवलप किए इस ओरल पाइल्स को, जिसको यूज करके अपने जो भी इंटरकोर्स वाला प्रोसेस होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, ठीक है। ओरल पाइल्स के थ्रू अगर कोई फीमेल पेरेंट्स मेडिसिन लेती है, सहेली लेती है, तो उसका जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो सकता था। ये लॉन्च कौन किया था? तो SDI एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? नाम एकदम अच्छे से याद करके रखेंगे कि SDRI का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ सिचुएटेड होता है। तो इसका नाम बताएंगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बताएंगे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये लखनऊ में प्रेजेंट है, अपने लखनऊ में प्रेजेंट है। तो ये बात आप लोग याद करके रखेंगे कि CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? बिना देखे बताइए आप लोग, जहाँ पे हम वहीं से जोर से बोल के बताइए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कहाँ है ये? तो ये है अपने लखनऊ में,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ, ये कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड ये है कि हम जो भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें, इसको कुछ हद तक हम लोग रोक सकें। मीडिया के थ्रू इसको अवेयर कराया गया कि हम दो हमारे दो, कहीं भी न्यूज़पेपर पे या फिर रेडियो, उस समय रेडियो चलते हुए थे, रेडियो पे टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था कि हम दो हमारे दो, या फिर जो बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती है, उस पर बैनर लग जाते थे हम दो हमारे दो के बैनर, जिससे जो भी पढ़ा लिखा पर्सन है वो देख के अवेयर हो जाए, पता चल उसको, मतलब ये हो जाए कि अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा तक नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, तब तक ये सहेली भी लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, जिसका नाम था, कौन किया था, साइंटिस्ट थे, CDRI के साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, आगे चला जाए तो ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, जिसमें से पहला आता है नेचुरल मेथड। ठीक है, फिर आता है बैरियर्स, IUDs, ओरल फिर इंजेक्टेबल, फिर सर्जिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल मेथड। क्या आता है सबसे पहले, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड आता है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स के एक पहला पार्ट होता है, जिसका फिर होता है बैरियर्स, फिर आता है IUDs। ठीक है, इसका फिर हम लोग फुल फॉर्म भी देखेंगे क्या होता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, जिसमें सहेली आ जाता है, पाइल्स आ जाते हैं, ओरल पाइल्स आ जाते हैं, फिर आ जाता है इंजेक्टेबल इम्प्लांट, फिर आता है सर्जिकल मेथड। तो ये नाम आप लोग को अच्छे से याद करके रखना है। ये 2, 4, 2, 6 नाम, 7 नाम जो भी दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे कि एग्जाम में अगर पूछ दिया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इसमें से कौन है, ठीक है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक ऑप्शन इसमें से कराएगा, 3 ऑप्शन कुछ और रहेंगे, तो आप लोग को इसमें से कुछ एक मार्क को, ऑप्शन को मार्क करना रहेगा। तो आप लोगों को बाय हार्ट इसको नाम याद करके रखना है। सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है, फिर आता है बैरियर, ठीक है, फिर आता है IUDs, फिर आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक, फिर आता है इंजेक्टेबल इम्प्लांट, फिर आता है सर्जिकल मेथड। चलिए इसके एक एक बारे में देखा जाए। सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड नाम से ही क्लियर हो सकता है, नेचर के थ्रू। अगर नेचर के थ्रू इसको हम क्या करें, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, तो जो भी गैमेट का जो फ्यूजन होना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम नेचुरली इसको हम लोग प्रिवेंट कर दें, रोक दें, तो कहीं ना कहीं क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरली इसको ट्रीट करें। ठीक है, तो नेचुरली अगर ट्रीट करने देखते हैं तो सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टेंसेंस। मतलब क्या, ये ऐसा मेथड है जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है, उस दौरान क्या किया जाए, जब ये एब्सेंस होता है, पीरियोडिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंस हो, उस दौरान अगर इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक, इंटरकोर्स हो रहा है मतलब क्या, उस समय एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है फीमेल के अंदर, ठीक है, एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस समय अगर इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेल गैमेट तो इंसेमिनेशन तो होगा ही मेल गैमेट का। ठीक है, मेल इंसेमिनेशन का मतलब नाम याद करके पता करके रखेंगे। बताइए क्या होता है इंसेमिनेशन, बहुत बार हम लोग बात किए हैं इसको। इंसेमिनेशन कि इंसेमिनेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। यही होता है ना, अगर इंसेमिनेशन हो रहा है उस दौरान क्या हो, मेल गैमेट तो पहुंच गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, लेकिन वहां पे एग ही नहीं है, ओवा ही नहीं है, तो क्या फ्यूजन होगा, क्या फर्टिलाइज होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो तब तक स्पर्म का भी जो लाइफ स्पैन है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल मेथड के थ्रू हम लोग एक तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आता है विड्रॉल। दूसरा ऑप्शन भी अच्छे तरीके से नेचुरल मेथड है, जैसे कि विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग बैंक में देखते हैं ना, विड्रॉल करने वाला कुछ हद तक ऐसे ही। जैसे क्या, सपोज कोई पार्टनर है, कोई कपल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इंटरकोर्स कर रहे हैं, जैसे जब इंसेमिनेशन का टाइम आता है, इंसेमिनेशन का टाइम मतलब मेल के पेनिस से स्पर्म का रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो अगर उस दौरान वेजाइना से क्या करे, मेल अपना पेनिस को बाहर निकाल ले, ठीक है, और जो इंसेमिनेशन हो रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना होकर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना होकर आउटसाइड द बॉडी करा दे, तो उस दौरान क्या हो सकता है,
इंसेमिनेशन तो होगा नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो एक तरह से कह सकते हैं क्या कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड को परफॉर्म किया जा सकता है, ये नेचुरली है। जैसे क्या कोई कपल है आपस में इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इंटरकोर्स करने के बाद जैसे ही मेल से क्या हो रहा है, इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, पेनिस के थ्रू, तो वो पेनिस क्या कर ले, मेल बाहर निकाल ले वेजाइना से, तो इस दौरान क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा, नेचुरल मेथड, इसमें कोई हम आर्टिफिशियल मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, सब नेचुरली मेथड के थ्रू ही हम ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टेशनल एबनॉर्मेरिया। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ड्यूरिंग द 6 मंथ्स ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो चुका है, उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो जब सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप है तो यानी कि ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं ही होगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये मेथड था जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड, यानी कि नेचुरली हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन को रोक सके, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होने से रोक सके। तो ये बात की हम लोग नेचुरल मेथड में, जिसमें से 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें से पहला था पीरियोडिक एब्स्टेंसेंस, विड्रॉल, फिर लैक्टेशनल वाला, ठीक है। फिर आता है बैरियर, फिर क्या आता है, बैरियर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरह से देखा जाए आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड में आता है। किसमें आता है, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, यानी कि इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरली मेथड ही एक तरह का क्या है, नेचुरल मेथड है। बाकी अब हम जो भी पढ़ने जाएंगे ये क्या होगा, ये सब क्या होगा, आर्टिफिशियल होंगे। कैसे होंगे, आर्टिफिशियल होंगे, जिसमें से पहला आता है बैरियर्स। पहला क्या आता है, बैरियर्स, नाम से ही क्लियर हो जाए, कुछ ना किसी ना दो चीज के बीच में क्या लगा दें, बैरियर लगा दें। जब बैरियर लगा दें उसी को हम लोग बैरियर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्डोम्स। क्या आते हैं, कॉन्डोम्स। ये क्या होते हैं, ये एक तरह का ट्यूब, रबर ट्यूब होते हैं, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए आते हैं। ये बात आप लोग पहले से क्लियर करके रखेंगे। हम लोग के आसपास सोसाइटी में बस ये हम लोग का पता रहता है कि क्या कॉन्डोम जो यूज होता है बस मेल के लिए, नहीं, फीमेल के लिए भी यूज होता है। जो कि मेल के लिए यूज क्या होता है कि जो भी पेनिस है मेल का वो उसमें कवर कर लेता है, ठीक है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो वेजाइना या सर्विक्स में इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो मेल के भी कॉन्डोम्स आते हैं और फीमेल के भी कॉन्डोम्स आते हैं, ठीक है। इसमें से एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसका अगर मेल मतलब कॉन्डोम्स का ब्रांड की बात की जाए तो क्या होता है, निरोध होता है, ठीक है, क्या निरोध के नाम से होता है, ठीक है, निरोध होता है। तो ये कॉन्डोम्स क्या होते हैं, एक तरह का बैरियर होता है जो कि क्या करता है, जो भी स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचने नहीं देता है। या फिर अगर फीमेल यूज कर रही है कॉन्डोम्स को, तो जो भी मेल्स के थ्रू इंसेमिनेशन हुआ है तो वो क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बाहर ही रह जाता है, यानी कि वेजाइना या सर्विक्स वाले पार्ट्स में ही रह जाता है। जो भी सीमन है, वो स्पर्म है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच नहीं पाता। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगा, यानी फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे हम लोग अपने पॉपुलेशन को प्रिवेंट कर सकते, मतलब रोक सकते हैं, ठीक है, ये इस कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के थ्रू। फिर दूसरा आता है डायफ्राम। फिर क्या आता है, डायफ्राम। ये क्या होता है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है, जो कि कहाँ होता है, सर्वाइकल कैप होता है। क्या होता है, ये सर्वाइकल कैप्स होते हैं, यानी कि जो भी फीमेल का जो सर्वाइकल है वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जो भी मेल का स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा। तो ये 2 बैरियर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं, जिससे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को, ठीक है, या फिर जायगोट के फॉर्मेशन को रोक सकते हैं और अपने पॉपुलेशन को बढ़ने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग बात की है कॉन्डोम्स की, जो कि थीन रबड़ के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें थीन रबड़ ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और ये मेल में भी पाया होते हैं, फीमेल के लिए भी होते हैं। अगर मेल का होंगे तो क्या करेगा, पेनिस को कवर करेगा,
ठीक है। अगर फीमेल के लिए हो रहा है तो ये वेजाइना में फिक्स किया जाता है या सर्विक्स में फिक्स किया जाता है, जिससे ये प्रिवेंट कर देता है कि जो भी मेल स्पर्म है, ठीक है, जो भी स्पर्म मेल गैमीट है वो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ना पहुंचे और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं डायफ्राम की, जो कि होता है सर्वाइकल कैप्स, जो कि फीमेल यूज में होता है। अगर इस बैरियर का हम लोग एडवांटेज देखें कि इस बैरियर जो हम लोग बैरियर यूज कर रहे हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या होता है, ये डिस्पोजेबल होता है, मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। डिस्पोजल यानी कि हम इसको इन्वायरमेंट में अगर डिस्पोज कर दे तो इजीली वो डिस्पोज हो सकता है इन्वायरमेंट में। फिर ये क्या होता है, सेल्फ इंसेक्टेड होता है, इंसर्टेड होता है। मतलब क्या, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये देखने को मिला कि इसमें किसी डॉक्टर या नर्स का यूज करने का हेल्प करने का जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो कपल्स हैं, ठीक है, वो अपने हाथ से इसको फिक्स कर सकते हैं, अपने हाथ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। फिर होता है दे आर रीयूजेबल, मतलब कुछ ऐसे भी जो ब्रांडेड होते हैं कॉन्डोम्स चाहे डायफ्राम, जिसको हम लोग रीयूजेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब दो तीन इसका एडवांटेज देखने को मिला है कि ये डिस्पोजेबल हो सकता है, ठीक है। इसमें इसको इंसर्ट करने के लिए किसी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कपल्स हैं वही अपने हाथ से इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फिर ये क्या हो सकता है, ये रीयूजेबल हो सकता है, मतलब दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी बैरियर का एडवांटेज। फिर बात आती है आईयूडीएस। फिर किसकी बात आती है, आईयूडीएस। आईयूडीएस का फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आईयूडीएस का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो स्लाइड है आप लोग को मान के चलिए 2 से 4 नंबर इस स्लाइड से आपको मिलना है। जो जो हम लिखे हैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 लाइन ही लिखा हूं, तीनों लाइन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका फुल फॉर्म, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईयूडीएस को हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आईयूडीएस। अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पार्ट है जिसको इंसर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या क्वालिफाइड नर्स की जरूरत पड़ती है। ये अपने हाथ से इसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हाथ से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसको इंसर्ट करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स या फिर बात करें नर्सेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है CUT। क्या आता है, अब ये मत सोचिएगा CUET एग्जाम वाले, नहीं, CUT कॉपर ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है CU7 मल्टी लोडेड 375, फिर आता है लिप्स लूप्स। ये इसमें से जो 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे बॉक्स में बना रहे हैं, मल्टी लोडेड 375 और ये दोनों एग्जाम में हर, मतलब कोई भी एग्जाम हो, जैसे DDU का एग्जाम हो गया, चाहे LU का एंट्रेंस का क्यों ना हो, चाहे CUT का क्यों ना हो, ये एग्जाम्पल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंट्रा आईयूडीएस का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। उसमें से 2-4 एग्जाम्पल ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक दे दिया जाएगा मल्टी लोडेड 375, या फिर दे देगा कॉपर 75, या फिर दे दिया, सपोज करो कि सबसे पहले दे दिया ए ऑप्शन कि क्या चीज, कॉन्डोम्स दे दिया, ठीक। फिर दे दिया बी विड्रॉल, ठीक है। फिर दे दिया आपका मल्टी लोड 375, फिर दे दिया ऑल ऑफ दिस। अगर ऐसा दे दिया कि इसमें से IUCD कौन है, IUDS कौन है, क्या बताएंगे, तो इसमें से बताएंगे क्या, ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टी लोडेड 375, क्या हो जाएगा मल्टी लोडेड 375। ये हम लोग का ऐसा, मतलब एग्जाम में हर बार ये पुस्तक क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको एकदम अच्छे से याद करके रखना है कि आईयूडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। इसको इंसर्ट करने के लिए किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या फिर नर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉपर T होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टी लोडेड 375 होता है। अगर कॉपर T कॉपर 7 हम फीमेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, जैसे स्पर्म इंसेमिनेट किया, ठीक है,
इजैकुलेट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो क्या होता है वहाँ पे कॉपर प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। और जैसे ही स्पर्म जाता है तो इसका दम धीरे 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 चलने लगता है। तब तक वो क्या होता है, स्पर्म का जो भी लाइफ स्पैन है, जो भी मतलब एक तरह से इनएक्टिव के फॉर्म में कर देता है। ठीक है, वो अगर एग के पास पहुंचता भी है तो वो एग के साथ फ्यूज नहीं मतलब नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके पास इतना इसका पावर लॉस हो जाता है कि वो एग के साथ वो फ्यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। तो कॉपर का एक एग्जांपल हम लोग लिए गया है, जिसमें से एग्जांपल हो जाता है CuT, Cu7 और मल्टीलोड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं दूसरा कौन सा है। फिर आता है ओरल पाइल्स। फिर क्या आता है, ओरल पाइल्स, यानी कि जो हम लोग गोली, जो फीमेल है गोली खा ले, टैबलेट्स खा ले और इसके थ्रू क्या करे, फर्टिलाइजेशन होने को रोक ले। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, पाइल्स आर टेकन डेली फॉर द 21 डेज। तो जो भी फीमेल है वो क्या करेगी, पाइल्स को इंटेक करेगी डेली लगातार। जब से इंटरकोर्स हुआ, सपोज करो आज इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ कपल्स के बीच, तो जो फीमेल है वो क्या करेगी, आज से 21 दिन तक क्या करेगी, लगातार पाइल्स का मतलब वो लेगी अपने अंदर। पाइल्स सॉरी, पाइल्स को लेगी और कब तक लेगी, 21 डेज तक। ठीक है, फिर दे आर द इफेक्टिव लेस साइड इफेक्ट। अगर इस बहुत ये मोस्ट एडवांस इसका बहुत मतलब बढ़ाव देखा गया कि बहुत सारे फीमेल्स अगर इंटरकोर्स होता है तो वो दवाइयाँ खाना स्टार्ट करती है। एक इसमें से ये फायदा देखा गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और फीमेल जो भी होती हैं धड़धड़ा के इसको यूज करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको यूज करती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी में से एक ओरल पाइल्स आता है जिसको सहेली के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग बात किए थे सहेली, कौन कहां से डिस्कवर, कौन इसको डेवलप किया था, तो साइंटिस्ट थे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और कहां था ये इंस्टीट्यूट, बताइए कहां था, वेरी गुड, लखनऊ में था। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स के फॉर्म में है जो कि पॉपुलेशन को रोकने का काम करता है। यानी कि जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो जो भी फीमेल है या फिर कोई मार्केट में ओरल पाइल्स लेके आई उसको खा ली लगातार 21 डेज तक, या फिर सहेली का मतलब सहेली भी क्या आता है, एक ओरल पाइल्स में ही आता है, उसका अगर यूज करती है। ठीक है, अगर उसका यूज करेगी तो क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन को रोक सकती है या फिर जायगोट का फॉर्मेशन को रुक सकता है। तो इस तरह बता सकते हैं क्या, ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है जो कि आर्टिफिशियल मेथड है। क्या है, आर्टिफिशियल मेथड में ही आता है। अब एक और मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब क्या कि कोई भी पार्टनर है उसका क्या कर दिया जाए, सर्जरी कर दिया जाए। अब सर्जरी का इन द सेंस क्या कि इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सर्जिकल मेथड को और किस नाम से जानते हैं, स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एडवाइस दिया जाता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, हम लोग के सोसाइटी में ये मतलब बात चलते रहती है कि सेक्सुअल ये सर्जिकल मेथड होना है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ही कराया जाए, मेल के अंदर नहीं कराया जाए। ऐसा 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 मानना, ऐसा सोचना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये मेल के लिए भी होता है प्रोसेस, फीमेल के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन मेल जो सोचते हैं हम थोड़ी ना ये सब काम कराने जाएंगे, फीमेल का ही होगा ऐसा। ठीक है, ये गलत है। ये दोनों के लिए, बोथ के लिए, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। अगर मेल के लिए होता है, ये बात आप लोग एकदम अच्छे से इसको याद कर रखेंगे कि ये एग्जाम में बार बार पूछता है। इसको हम जो स्टार लगा के लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेल में सर्जिकल मेथड होता है उसको हम बोलते हैं वेस्कोटेमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेस्कोटेमी कहते हैं। अगर फीमेल में ये सर्जिकल मेथड होता है इसको बोलते हैं ट्यूबोटॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबोटॉमी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले, अगर थोड़ा पेपर थोड़ा जो पेपर बना रहा है वो थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा पूछ ले, ठीक है, तो क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से, वो भी आपको बता दें। ठीक है, अगर मेल में वेस्कोटोमी हुआ है तो किसका कट होता है, तो कट द ट्यूब ऑफ वास डिफरेंस
वास्ट डिफरेंस का डायग्राम याद आ रहा है? हम लोग टेस्टिस जब पढ़ रहे थे तो वहाँ बात किए थे, क्या बात किए थे कि सपोज करो ये टेस्टिस है, इसमें से क्या निकला रहता है, ये वास्ट डिफरेंस, यही वास्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, ये ऊपर से कवर हुआ, ये वास्ट डिफरेंस क्या किया जाए, यहाँ से कट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए या फिर टाइड कर दिया जाए, यहाँ से क्या किया जाए, इसको कट कर दिया जाए या फिर यहाँ पे टाइट कर दिया जाए, मतलब बांध दिया जाए उसको, ट्यूब को। तो अगर ऐसा प्रोसेस देखने को मिला तो ये किस में होगा, वास्ट डिफरेंशियल को कट किए या फिर टाइट किए उसकी ट्यूब को, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैस्कोटोमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैस्कोटोमी के नाम से जानते हैं। और ये किस में किया जाता है, मेल के अंदर किया जाता है। अगर वहीं पे कोई फीमेल है, फीमेल के अंदर अगर सर्जिकल मेथड किया जा रहा है, यानी कि उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को ट्यूबोटोमी के नाम से जानते हैं। इसको इसमें क्या किया जाता है, कट और टाइड दी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट किया जाता है या फिर टाइट किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल, इसका हम लोग फिगर देखें यहाँ पे, सपोज करो ऐसा कोई था, ऐसे ना था, यहां से कट कर दिया गया, इस वाले हिस्से से क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, कट होने के बाद क्या हुआ, ठीक, यहां से कट कर दिया गया या फिर यहां पे टाइट कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया। तो ये सोच के बताइए, अगर यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है, जो भी स्पर्म मेल गैमीट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गया भी, तो क्या ये फैलोपियन ट्यूब में जा पाएगा क्या? यहाँ से तो इंटर किया सर्विस के थ्रू, यहाँ से इंटर करने के बाद क्या ये फैलोपियन ट्यूब में आधा ही पे तो आकर रुक गया, यहाँ पे तो एक भी तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जब एक भी नहीं आ पाएगा और स्पर्म भी आके दोनों मिल नहीं पाएंगे, तो इसी को क्या कर दिए, इसी को ट्यूबोटोमी के नाम से जानते हैं। यानी कि उन दोनों को मिलने से, दोनों गैमेट्स को मिलने से हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्जिकली उसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, उसको रोक दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम जानते हैं, सर्जिकल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में बस आप लोग को ये याद करके रखना है कि इसको स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्टरलाइजेशन कहने के बाद अगर ये एडवाइस दिया जाता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, किसके लिए एडवाइस दिया जाता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। अगर मेल में ये प्रोसेस हो रहा है, इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं वैस्कोटोमी के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या फिर वहीं पे टाइट कर दिया जाता है। तो इसमें से टेस्टिस से जो भी स्पर्म है वो पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जब पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा तो कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो स्पर्म तो बाहर निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हो गया, हम दो गैमेट्स को मिलने से हम लोग रोक दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक, अगर हम फीमेल के अंदर देखते हैं तो इसको बोलते हैं ट्यूबोटोमी, जिसमें कट और टाइट द फैलोपियन ट्यूब को हम लोग कट कर दिए या फिर टाइट कर दिए, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबोटोमी के नाम से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ओरल पाइल्स में ये ओरल पाइल्स का एग्जाम्पल पूछता है सहेली। ओरल पाइल्स का एग्जाम्पल क्या पूछता है, सहेली। ये आपको याद करके रखना है। फिर आगे अगर हम चलें तो अब आता है एमटीपी। क्या आता है, एमटीपी, जिसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि एमटीपी का फुल, एमटीपी को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे, इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या, इस मेथड का मतलब क्या है कि अगर इसके बात की जाए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एमटीपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है, अगर कोई कपल है या कोई लेडी है, ठीक है, या फिर वो क्या कर रही है, जो गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड है, उससे पहले ही, मतलब 9th मंथ का ये पीरियड होता है, अगर उससे पहले ही क्या कर दिया, एबॉर्शन करा दिया जाए, मैकेनिकली इसको, मेडिकली इसको क्या किया जाए, एबॉर्शन करा दिया जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, एमटीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था या फिर जो भी फीटस डेवलप हो रहा था, उसको क्या कर दें, उसका डेथ करा दें, उसी को एमटीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मेथड कब यूज किया जाता है कि अगर कोई क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, जैसे क्या रेप हो गया या फिर कोई अदर
अदर एक्टिविटीज़ हुआ, उस दौरान अगर ये कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड वाला जो भी हम लोग पढ़े थे, जैसे बैरियर हो गया, बैरियर हो गया, फिर सर्जिकल मेथड, यानी कि ओरल पाइल्स, जो भी हम लोग पढ़े, इसका यूज़ के बावजूद इंटरकोर्स हुआ, और इंटरकोर्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो बनना तैयार हो गया। अब वो क्या है, एक तरह से इलीगल फॉर्म में था ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो इलीगल के फॉर्म में, जैसे रेप का कंडीशन हो गया। तो उस दौरान क्या किया जाता है कि एमटीपी का प्रोसेस अपनाया जाता है। मतलब क्या होता है, जो भी एमटीपी का होगा, यानी कि जो भी गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, उसमें क्या किया जाए, एबॉर्शन करा दिया जाए। ये नाम आप लोग सुने होंगे, एबॉर्शन वाला, यानी कि फीमेल फीटस का या फिर एम्ब्रियो का डेथ करा दिया जाए। उसी को हम लोग एमटीपी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमटीपी के नाम से जानते हैं। अब एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अभी बात कर लिए एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ेगी, कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके दौरान अगर ये प्रोसेस मतलब इंटरकोर्स हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो उस दौरान क्या करते हैं हम लोग, एमटीपी का प्रोसेस अपनाते हैं, एमटीपी वाला टेक्निक अपनाते हैं। तो इसमें से आप लोग ये याद करके रखना है कि इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम पे अक्सर पूछता रहता है कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। और ये किस केसेस में को करने के लिए किया जाता है, तो जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, हाँ, उसमें उसके दौरान, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग को वो नहीं है, क्रिमिनल केसेस में जो भी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स हाँ, उसको इंटरकोर्स हो गया, उसको क्या करता है, उसको चाइल्ड का बर्थ ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एमटीपी का यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, रेप हो गया, रेप, ठीक है, इस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। फिर एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं एसटीडी। वहां पे क्या था, एमटीपी था, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते थे। यहाँ पे क्या है, एसटीडी, इसको क्या नाम बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान क्या होगा, जो भी मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, उन दोनों के बीच में जो भी डिजीज का ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। मतलब क्या कि कोई कपल है, उनके बीच में क्या हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, कोई अननोन पर्सन है, उन लोग के बीच में इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, जो भी मेल पार्टनर का, सपोज करो कोई मेल पार्टनर में कोई डिजीज है, सीवियर डिजीज है, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल के अंदर, ठीक है, या फिर फीमेल के अंदर कोई सीवियर डिजीज है, वो ट्रांसफर हो जाएगा मेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये कब होता है, ट्रांसफर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स में होता है। मतलब ये कब होगा, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब उस दौरान ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और ये कॉज कैसे होते हैं, कॉज बाय वायरल एंड बैक्टीरिया। ये बात आप लोग को याद करके रखना है कि जो भी एसटीडी होता है वो कैसे कॉज होता है, तो वायरल और बैक्टीरिया के थ्रू ये कॉज होता है। अगर एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, तो गॉर्गोनिया हो जाता है, सिम्फिल्स हो जाता है, जेनाइटल हेप्स हो जाता है, इसी में एचआईवी भी आ जाता है, एचआईवी, या फिर इसी में एड्स के नाम बोल दिए। तो ये भी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर सपोज करो कोई कपल है, उसमें जो फीमेल पेरेंट है उसमें एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, तो वही एचआईवी किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मेल के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर मेल के अंदर एचआईवी है पॉजिटिव, तो वो फीमेल के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। कब ट्रांसफर होगा, तो जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का में पार्टिसिपेट करेंगे, तब इस दौरान ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये केस देखा जाता है जो भी अननोन पर्सन होते हैं, जैसे कोई पर्सन है, उसके बारे में हमको नहीं पता है ज्यादा कुछ, और हम जा रहे हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है, तो उस दौरान ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। या फिर सपोज करो किसी पर्सन में एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ब्लड क्या किया, किसी पर्सन पे लगा दिया गया, पर्सन के अंदर डाल दिया, डोनेट कर दिया, तो उस दौरान भी क्या होता है, एचआईवी का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जब भी हम ये ब्लड डोनेशन वाली बात होती है, तो सारा टेस्टिंग करने के बाद कि इसको कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है ना, तो इसके बाद ही क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर किया जाता है या फिर डोनेट किया जाता है। या फिर कोई इन्फेक्टेड सिरिंज है, मतलब जो भी डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि एक सिरिंज का यूज, एक ही सिरिंज से 3-4 पर्सन को यूज कर लेते हैं। मतलब एक सिरिंज है, उसी सिरिंज को क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन पे यूज कर देते हैं। तो उस दौरान अगर कोई डॉक्टर है, किसी एचआईवी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया,
ठीक है, वही इंजेक्शन फिर नॉर्मल पर्सन को लगा दिया, तो उस दौरान क्या होता है, इससे भी क्या होता है, डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग और अच्छे से डिटेल डिजीज वाला लेसन पढ़ेंगे, हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना जानिए आप। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अब ये कब होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करके रखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, गॉर्गोनिया होता है, सिम्फिल्स होता है, जेनाइटल हेल्प्स होता है, फिर एचआईवी या फिर एड्स के होता है। और ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ये वायरस या बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब बात आती है इनफर्टिलिटी की। किसकी बात आती है, इनफर्टिलिटी की। अपने आसपास एरिया में देखा जाए, अपने आसपास सोसाइटी में देखा जाए, तो 100 में से 10 में से 1-2 परिवार ऐसा होगा, 1-2 कपल्स ऐसे होंगे जिनके शादी हुए कई साल हो गए, लेकिन उनका कोई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कोई बच्चा नहीं है उनका। तो एक तरह से वो क्या है, इनफर्टाइल है। क्या है वो, इनफर्टाइल है। ठीक है, तो इससे उभरने के लिए, इससे बचने के लिए हमारे मेडिकल ने क्या किया है, बहुत सारे टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किए हैं। जिसमें से क्या होता है, सबसे पहला टेक्निक होता है, इस टेक्निक के थ्रू हम कहते हैं असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इसको क्या कहते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो यानी कि ART। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद करके रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ART का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ART का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बताएंगे उसको, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक ऐसा है कि जो भी इनफर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके परिवार में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, या फिर द हेल्प ऑफ मेडिकल, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये कई प्रकार के होते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। हाँ, अगर आप लोग के आसपास में कोई ऐसे कपल्स हैं जो कि आज तक उनको पता नहीं है, तो आप लोग उसको एडवाइस कर सकते हैं कि हम लोग का जो मेडिकल साइंस है वो बहुत आगे चल चुका है। हाँ, जिसमें से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत लोग सुने होंगे। और यहाँ तक हम बता सकते हैं कि कई परिवारों में ये यूज भी हो चुका होगा आसपास में, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी कपल्स हैं उनमें चाइल्ड का इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब देखते हैं इससे कितने टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, कि जो भी फर्टिलाइजेशन होना है वो आउटसाइड द बॉडी हो। कहाँ हो, आउटसाइड द बॉडी, या फिर कह सकते हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो, यानी या फिर हम कह सकते हैं लैब के अंदर हो। उसी को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन परफॉर्म इन कहाँ पे, परफॉर्म इन लैब। कहाँ हो रहा है, लैब में हो रहा है। तो इसी को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसका मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल जो हो जाता है वो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मेनली देखा जाता है क्या, कि कोई कपल है, ठीक है, वो इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल के इन द सेंस आजकल के ये दौर में भी था अभी सोसाइटी में कि किसी कपल का बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कहते थे, ब्लेम डाल देते थे फीमेल के ऊपर, ब्लेम डाल देते हैं फीमेल के ऊपर कि पता नहीं कैसी है, इसके बच्चे की डेवलप नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये यहाँ तक कहना गलत है। जब तक उसमें अच्छे से एग्जामिन ना किया जाए, ठीक है, चाहे वो मेल चाहे फीमेल की, तब तक हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि हाँ आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। हो ना हो, मेल के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। कहीं फीमेल एकदम मतलब एकदम हेल्थी है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए, फ्यूजन के लिए एकदम कैपेबल है, लेकिन मेल के अंदर कुछ ना कुछ कमी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। जब तक हम एग्जैक्ट एग्जामिन ना कर लें मेडिकल, तब तक हम कुछ किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ये क्या है, बहुत गलत है। ठीक है, तो ये जो ब्लेम लगाते हैं ये सब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के में मेनली होता क्या है कि जो भी कपल्स हैं, सपोज करो मेल वाला है, ठीक है, तो मेल के अंदर अगर स्पर्म काउंट कम हो गया,
स्पर्म काउंट एक टेस्टिंग होती है, उसमें अगर वो कम हो गया, ठीक है, तो वो फीमेल के एग के साथ वो फ्यूज नहीं कर पाएगा। जैसे वो मेल गैमेट फ्यूज नहीं कर पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आप लाख गुना कितना भी कोशिश कर लें नेचुरली, तो वो इनफर्टिलाइज ही रहेंगे, उनमें कोई कपल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉरी कपल्स का बोलना, कोई भी चाइल्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। या फिर कोई मेल स्वस्थ है, हेल्दी है, अगर फीमेल में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक है, जैसे क्या एग का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन का वाला जो फिलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे वो अच्छे से इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी क्या हो रहा है, वो जो भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यूटेरस में अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो अच्छे से उसको जो भी पार्टनर है, जो भी कपल्स हैं, उसको अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। अच्छे से एग्जामिन करने के बाद उसको अच्छे से टेस्टिंग किया जाता है कि किसके अंदर मिस्टेक्स हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू उसको उसके फर्टिलाइजेशन करने के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, या फिर जायगोट बनाने के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर। तो जिसमें से पहला हमको देखने मिलता है जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ये जितने स्टेप्स हम 4 पॉइंट्स हम लिखे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब ये स्लाइड मान के चलिए कि स्लाइड से 2 से 3 क्वेश्चन तो आना मस्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आना मस्ट है। क्या है सबसे पहला, जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, इसको बोलते हैं ZIFT। क्या बोलते हैं इसको, ZIFT। अब सपोज कीजिए मेल है, ये फीमेल है। मेल के अंदर सब चीज अच्छा है, स्पर्म काउंट भी एकदम अच्छे खासा है कि वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए कैपेबल है। कोई फीमेल है, उसमें एग का फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, बराबर एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो एग आया फिलोपियन ट्यूब में आया, अब वहां पे क्या है कि जो भी क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब जो भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब वो जायगोट उस फेलोपियन ट्यूब में अडाप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब उसके लिए वो जो इन्वायरमेंट है वो फीमेल के अंदर वो अडाप्ट मिल नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, जायगोट वहां पे क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, मतलब जायगोट बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर जायगोट नहीं बन पाया तो वो क्या होगा, इनफर्टाइल हो गया ना। तो इसके लिए क्या किया गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है कि जो कपल्स हैं उसमें मेल से क्या कहता है, स्पर्म को निकाल लिया जाता है, और फीमेल के अंदर से एग को निकाल लिया जाता है। इन दोनों गैमेट्स को टेस्ट ट्यूब में रख के उसको क्या किया जाता है, फ्यूज कराया जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जायगोट का फॉर्मेशन कराया जाता है, ठीक है। और ये जायगोट फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो फीमेल होती है उसके फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जायगोट जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे ट्रांसफर कर लिया जाता है। और वहां से क्या होता है, वो जायगोट फिर क्लीवेज का प्रोसेस होता है, डिवाइड करके फिर वो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जायगोट इंट्राफिलोपियन फिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर का फुल फॉर्म आप लोग याद करके रखेंगे, जिसको बोलते हैं जिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिफ्ट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ये बात आप लोग अच्छे से याद करके रखना है। फिर दूसरा मेथड होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं ICSI। क्या बोलते हैं इसको, ICSI। सपोज करिए कोई मेल पार्टनर है जिसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, ठीक है। तो वो क्या किया जाए, तो स्पर्म काउंट तो कम है लेकिन फीमेल वेल मेंटेन है, मतलब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, फ्यूजन भी हो सकता है, एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट भी दे सकती है, लेकिन स्पर्म उसके पास अच्छा खासा पहुंच नहीं रहा है। तो इस दौरान भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी वाला कंडीशन आ सकता है। तो इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, जो एक डोनर मेल की जरूरत पड़ती है, उस डोनर मेल से क्या किया जाता है, स्पर्म को लिया जाता है और फीमेल के अंदर उस स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इंजेक्ट करने के बाद वो क्या होता है, इजिली एग के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट के नाम से जानते हैं, GIFT, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज करिए कोई पार्टनर है और कोई मेल और फीमेल है, उन दोनों में क्या होगा,
एग का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जब एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है फीमेल के अंदर, तो क्या वो फर्टिलाइज कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। तो उस दौरान क्या पड़ता है, डोनर मदर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डोनर मदर की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या करते हैं, उससे उस मदर से कोई फीमेल लेट और सपोज करो जैसे क्या ये मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। इस मेल का सब चीज सही है, इस फीमेल का क्या हो गया, ओवा नहीं बन रहा है, ओवा नहीं बन रहा है, ठीक है, ओवा नहीं बन रहा है। तो क्या किया जाता है इस प्रोसेस में कि कोई थर्ड फीमेल है, कोई सेकंड फीमेल है, उससे क्या किया जाता है, एग को लिया जाता है और इस मेल के स्पर्म्स को लेके टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को फ्यूज करा दिया जाता है। फ्यूज कराने के बाद इसमें जो भी जायगोट का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फीमेल के यूटेरस में क्या कर जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है, इजली से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक ऐसा ही क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है, किसी मेल का क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वो मेल डोनर से लेके स्पर्म फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे जिसको हम लोग जिसको किसके पार्ट्स थे, ये पार्ट्स थे इनफर्टिलिटी के। अगर कोई सोसाइटी में इनफर्टाइल कपल्स है तो उसको ये चीज हम एडवाइस कर सकते हैं कि ठीक है, तुम एग्जामिन करो कि तुम्हारे अंदर क्या चीज का मिस्टेक है, उसके बाद हम फिर उसको स्टेप करके परफॉर्म करके फिर हम उनको फर्टिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, इस किसके मेथड के थ्रू होता है, इसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके वेरियस टाइप देखने को मिला है, कौन कौन से, सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसका जितना फुल फॉर्म हम लिखे हुआ है ना, ये आप लोग को एकदम अच्छे से याद करके रखना है, इसके सारे फुल फॉर्म सारे फुल फॉर्म अच्छे से याद करके रखना है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किस क्या होता है, फिर जायगोट इंट्राफैलोपियन में क्या होता है, जायगोट का ट्रांसफर किया जाता है, फिर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या किया जाता है, स्पर्म का इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जिसको हम GIFT के नाम से जानते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये था आज का क्लास। आई होप आप लोगों का क्लास आज अच्छा लगा होगा, जिसमें से हम लोग वन शॉट में पूरा लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और हम लोग जब नेक्स्ट क्लास आएंगे तो हम लोग नए यूनिट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा? अगर आप लोगों को कोई भी क्लास में कोई भी चीज़ डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो हमसे इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।